ये है सुंदरपुर गांव का सरकारी अनाज कोठार और हमारी कहानी यही से शुरू होती है। इसकी जिम्मेदारी रमेश के कंधों पर है। रमेश अपनी ईमानदारी के लिए पूरे इलाके में जाना जाता है, जो संस्कार उसे अपने स्वर्गीय पिता श्यामलाल से मिले थे। गांव वालों का उस पर इतना भरोसा है कि वे बिना हिचकिचाहट अपना काम उसे सौंप देते हैं। पास ही उसका बचपन का दोस्त गोपाल बैठा उसे देख रहा है। अरे रमेश भैया, ये लो राशन कार्ड। तुम इस तराजू पर तौलकर वक्त क्यों बर्बाद करते हो? पूरा गांव जानता है कि श्यामलाल के बेटे के हाथ से दिया अनाज कभी कम नहीं हो सकता। बिना तौले ही बोरी पकड़ा दिया करो। काका, आपका भरोसा मेरा इनाम है, लेकिन उसूल मेरी जिम्मेदारी। बापू कहते थे, ईमानदारी का वजन तराजू से नहीं, नीयत से नापा जाता है। ये सिर्फ अनाज नहीं, गरीबों के पेट की आग बुझाने का हक है। बिना तौले दूंगा तो कल को नीयत पर भी धूल जमने लगेगी। हिसाब साफ रहे तो नींद सुकून की आती है। देखा काका, इसे कहते हैं असली खून। बापू की एक एक बात इसके दिमाग में छपी है। इसके होते इस कोठार से कोई सुई भी नहीं चुरा सकता। अनाज तो बहुत दूर की बात है। रमेश की उसूलों वाली जिंदगी सुकून से चल रही थी। उसे क्या पता था कि किस्मत बहुत जल्द उसकी ईमानदारी की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली है। उसी शाम काम खत्म करके रमेश घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब थी। रमेश ने तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाया। जांच करने के बाद डॉक्टर रमेश को एक तरफ ले गया और गंभीर स्वर में कहा, रमेश, मेरी बात हिम्मत से सुनना। बीमारी ने फेफड़ों को बुरी तरह जकड़ लिया है। इन्हें बचाना है तो कल सूरज निकलने से पहले शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराना होगा। वहां इलाज लंबा चलेगा और पैसों का भारी इंतजाम करना होगा। डॉक्टर बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी दुनिया है। आप बस जगह का नाम बताइए, पैसों की फिक्र मत कीजिए। मैं दिन रात एक कर दूंगा, अपना खून पसीना बेच दूंगा, पर माँ की सांसों की डोरी टूटने नहीं दूंगा। जज्बातों से इलाज नहीं होता रमेश। बीमारी तुम्हारी ईमानदारी नहीं देखती, उसे सिर्फ नोटों की भाषा समझ आती है। सुबह होने से पहले पैसों का इंतजाम करो, वरना इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। वक्त फिसल रहा है, जल्दी करो। डॉक्टर की बात सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पूरी रात गांव की गलियों में भटकता रहा, लेकिन हर दरवाजे से निराशा ही मिली। देखते ही देखते सुबह हो गई। आखिरी उम्मीद लेकर वो गांव के सबसे बड़े साहूकार के घर पहुंच गया। साहूकार जी, मुझ पर रहम कीजिए। मेरी माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है। मैं वादा करता हूँ, आपकी पाई पाई चुका दूंगा। जिंदगी भर आपके खेतों में मजदूरी करूंगा, लेकिन आज मेरी मदद कर दीजिए। अरे रमेश, तेरी ईमानदारी ने आज तेरे हाथ में एक सिक्का भी रखा। उधार उसूल देखकर नहीं, जमीन जायदाद देखकर दिया जाता है। बिना गिरवी के मैं अपना पैसा नहीं दे सकता। तू आदमी सच्चा है, पर तेरा सच मेरी तिजोरी नहीं भर सकता। जा, कहीं और कोशिश कर। साहूकार जी, आखिरी बार हाथ जोड़ता हूँ। मेरी माँ की जान बचाने का सवाल है। अगर आज उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। बहुत हो गया रमेश, मैंने कह दिया ना, बिना गिरवी के एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अब मेरा समय बर्बाद मत कर, जा यहां से। जी साहूकार जी। हर दरवाजे से दुत्कारे जाने के बाद बेबस रमेश गांव के सबसे अमीर, चालाक और असरदार व्यापारी महेश के पास पहुंचता है। महेश अपनी मखमली गद्दी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। महेश जी, पूरे गांव ने मुझसे मुंह फेर लिया है। अब सिर्फ आप ही मेरी माँ को बचा सकते हैं। मुझे कुछ उधार दे दीजिए। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। रमेश बाबू, व्यापारी उधार इंसान को नहीं, उसकी हैसियत को देता है। और बुरा मत मानना, इस वक्त तुम्हारी हैसियत मेरे जूतों की धूल से ज्यादा नहीं है। लेकिन तुम आए हो तो खाली हाथ नहीं जाओगे। मेरे पास एक बहुत आसान रास्ता है। आसान रास्ता? आपका मतलब क्या है? जिस सरकारी अनाज कोठार की चाबी तुम्हारे पास है, वहीं से रास्ता निकलता है।
रात के अंधेरे में कुछ बोरे चुपचाप मेरे गोदाम पहुंचा दो। बदले में माँ के इलाज का पूरा खर्च और नकद पैसा मिलेगा। कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई ब्याज नहीं। नहीं, ये तो सीधी चोरी है। मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन बापू के नाम और उनकी दी हुई विरासत पर ऐसा दाग नहीं लगा सकता। तो जा, अपनी उस ईमानदारी को लेकर बैठा रहे, लेकिन याद रख, उसूल अस्पताल का बिल नहीं भरते। फैसला तुम्हारा है। अपने बाप के उसूल प्यारे हैं या माँ की जान? सोच लो रमेश। माँ की जान बचाने के लिए आखिरकार रात होते ही रमेश के उसूल मजबूरी के आगे हार जाते हैं। कांपते हाथों से वो अपनी जिंदगी की पहली चोरी करता है और अनाज महेश तक पहुंचा देता है। अगले दिन रमेश उन पैसों से अपनी माँ को अस्पताल ले जाता है। समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच जाती है। रमेश, तुमने सही समय पर पैसों का इंतजाम कर लिया। अब तुम्हारी माँ खतरे से बाहर है और जल्द घर लौट सकेंगी। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ के बचने की खुशी तो थी, लेकिन रमेश अस्पताल के बाहर अकेला खड़ा कांप रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके ईमान पर एक ऐसा दाग लग गया हो जो कभी नहीं मिटेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ अब अस्पताल से घर लौट चुकी है। रमेश पास बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ है। तभी माँ उसे आवाज देती है। रमेश बेटा, एक बात बता, इलाज के लिए इतना पैसा कहाँ से आया? अस्पताल का खर्चा कोई छोटा मोटा तो था नहीं। कहीं बहुत बड़ा कर्ज तो नहीं ले लिया? मेरे लिए खुद को कर्ज में क्यों डुबो दिया? माँ, तू चिंता मत कर। कुछ जानने वालों से उधार लिया है। धीरे धीरे सबका पैसा चुका दूंगा। तेरे बापू कहते थे, ईमानदारी की सूखी रोटी भी मीठी होती है। बेटा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मेहनत और ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ना। हम गरीब जरूर हैं, पर बेईमान नहीं। जी माँ, आप चिंता मत करो। माँ की बातें सुनकर रमेश चुप हो गया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। शायद मैं बेकार ही डर रहा था। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं चला तो व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है जितना मैं समझता था। बापू ने पूरी जिंदगी ईमानदारी निभाई, फिर भी क्या मिला? गरीबी और संघर्ष। शायद इस दुनिया में सिर्फ ईमानदार होना ही काफी नहीं है। पहली चोरी का डर जो उसके अंदर था, वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था, क्योंकि ना कोई अफसर आया था और ना ही किसी को शक हुआ था। कुछ दिनों बाद महेश उसे फिर अपनी हवेली बुलाता है। मेज पर नोटों की एक और गड्डी रखी है। आओ आओ रमेश, बैठो। रमेश कुर्सी पर बैठ जाता है। तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है कि तुमने वो खोखली ईमानदारी छोड़ दी है। कैसा लग रहा है जब जेब में पैसा हो? शहर से एक और बड़ा ऑर्डर आया है। माल और तुम्हारा हिस्सा दोनों दुगना। क्या कहते हो? अब मुझे कोई झिझक नहीं है महेश जी। जब मेरी माँ जिंदगी की भीख मांग रही थी, तब किसी उसूल ने मदद नहीं की। ईमानदारी ने हमें सिर्फ गरीबी दी है। अब मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। आप बस बताइए, माल कब और कहाँ पहुँचाना है? शाबाश, इसे कहते हैं अकल ठिकाने आना। आज से तुम मेरे मोहरे नहीं, हिस्सेदार हो। समय के साथ रमेश की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ चुका था। उसका कच्चा घर अब पक्का हो रहा था। चौपाल पर कुछ लोग उसकी तरक्की को लेकर बातें कर रहे थे। अरे गोपाल, तेरे दोस्त रमेश के घर ऐसा कौन सा सोने का घड़ा निकल आया? कल तक जो माँ की दवाई के लिए भटक रहा था, आज उसके घर नया सोफा, टीवी और नई मोटरसाइकिल आ रही है। एक मामूली मुंशी की तनख्वाह में ये सब कैसे? सरपंच जी, आप नाहक ही तरक्की से जलते हैं। रमेश दिन रात मेहनत करता है। अनाज कोठार के अलावा वो शहर के व्यापारियों का हिसाब किताब भी देखता है। श्यामलाल का बेटा है, कोई गलत काम थोड़े ही करेगा। तभी रमेश नई मोटरसाइकिल पर वहां आता है। महंगे कपड़े, चश्मा और चेहरे पर अब आत्मविश्वास से ज्यादा अहंकार था।
क्या बातें हो रही हैं सरपंच जी? इंसान को अपनी तकदीर खुद लिखनी पड़ती है। जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं वो सिर्फ बातें बनाते हैं। मैंने अपनी किस्मत को मेहनत से मोड़ा है। चलो गोपाल, मुझे शहर जाना है। रमेश को देखकर गोपाल की बेचैनी बढ़ गई। अगली सुबह वो सीधा अनाज कोठार पहुंचता है, जहां रमेश अकेले कुछ रजिस्टर भर रहा है। रमेश, ये कौन सा हिसाब लिखा जा रहा है? सरकारी अनाज का या महेश की हवेली जाने वाले उन बोरों का? तू मुझे बेवकूफ समझता है? ये अचानक आई दौलत और महेश के साथ तेरा उठना बैठना, मुझे सच बता, चल क्या रहा है? कैसी बातें कर रहा है गोपाल? मैंने बताया था ना कि मैं पार्ट टाइम हिसाब लिखता हूँ। महेश जी बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ उठने बैठने से 2 पैसे बन रहे हैं, तो बुराई क्या है? तू खामखा जासूसों की तरह मेरे पीछे पड़ा है। मुझे खुशी होती रमेश, अगर ये तरक्की ईमानदारी की होती, पर तेरे चेहरे का गुरूर बेईमानी के पैसे का है। तू मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दे कि यहां से एक मुट्ठी अनाज भी महेश के गोदाम नहीं गया। बोल, चुप क्यों है? मेरे पास तेरे इन फालतू सवालों के लिए वक्त नहीं है गोपाल। मुझे आगे का माल गिनना है। तू जा यहां से और आइंदा मुझ पर उंगली मत उठाना। रमेश की खामोशी और गुस्से ने गोपाल का शक और गहरा कर दिया। उसने सच्चाई का पता लगाने का फैसला कर लिया। उसी रात जब रमेश चुपके से घर से निकला तो गोपाल का शक और गहरा हो गया। वो दबे पांव उसका पीछा करने लगा। थोड़ी दूर जाकर जो उसने देखा, गांव के हिस्से का सरकारी अनाज महेश के ट्रकों में लादा जा रहा था। ये सच देखकर गोपाल के होश उड़ गए। हे भगवान, रमेश, चंद पैसों की खातिर तू इतना गिर जाएगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। गरीब बच्चों का निवाला छीन लिया तूने। किस मुंह से खुद को मेरा दोस्त कहता है? अगली सुबह गोपाल ने रमेश को नदी किनारे बुलाया। रमेश, मैं एक आखिरी बार सच सुनना चाहता हूँ। गांव में जो बातें चल रही हैं, क्या वो सच है? कौन सी बातें? लोग तो कुछ भी बोलते हैं। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। कल रात अनाज के बोरे महेश के ट्रकों में लादे जा रहे थे। तू उस पिता का बेटा है जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी। ये पैसा नहीं, गरीबों के हक का अनाज है। अभी भी वक्त है, रुक जा मेरे भाई। बस कर गोपाल, बहुत सुन लिए मैंने तेरे ये ईमानदारी के भाषण। जब मेरी माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, तब कहाँ थी ये ईमानदारी, कहाँ थे ये उसूल? उस दिन मेरी मदद सिर्फ महेश ने की थी। हाँ, मैं कर रहा हूं ये सब क्योंकि मैंने सीख लिया है कि इस दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे की होती है। कल तक जो लोग मुझे गरीब समझते थे, आज वही मेरा सम्मान करते हैं। वो सम्मान नहीं है रमेश, वो तेरे पैसों का असर है। गलत रास्ते से कमाई दौलत ज्यादा दिन साथ नहीं देती। अगर तूने ये रास्ता नहीं छोड़ा तो आज से हमारी दोस्ती खत्म। तो ठीक है, टूट जाने दे ये दोस्ती। मुझे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं। इतना कहकर रमेश चला गया। आज सिर्फ 2 दोस्तों की राहें अलग नहीं हुई थी, बल्कि रमेश एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। दोपहर का समय था। रमेश किसी काम से बाहर गया हुआ था। गोपाल अंदर से टूट चुका था। फिर भी भारी मन से वो रमेश की माँ के पास पहुंचा। हाँ बेटा गोपाल, आज कई दिनों बाद दिखाई दिया। रमेश तो शहर गया है, तू बैठ, मैं चाय लाती हूँ। काकी, मुझे चाय नहीं पीनी। मैं वो सच बताने आया हूँ जो रमेश आपसे छुपा रहा है। ये नया पक्का मकान, ये कपड़े, ये ईमानदारी की कमाई नहीं है। उसने अपने पिता के नाम पर कालिख पोत दी है। वो गांव का अनाज महेश को बेच रहा है। आपकी दवाई के पैसे भी उसने चोरी करके ही जुटाए थे। रमेश चोर बन गया है काकी। ये तू क्या कह रहा है गोपाल? मेरा रमेश ऐसा नहीं कर सकता।
वो मेरे श्यामलाल का खून है। वो भूखा मर सकता है पर किसी का हक नहीं मार सकता। कह दे कि ये झूठ है। मैं भी यही चाहता था काकी, पर मैंने खुद उसे चोरी करते देखा है। अहंकार में उसने मेरी दोस्ती भी ठुकरा दी। अब उसे सिर्फ आप ही इस नर्क से बाहर निकाल सकती हैं। गोपाल रोता हुआ वहां से चला जाता है। माँ वहीं जमीन पर धम से बैठ जाती है। उसकी दुनिया जैसे उजड़ गई हो। रात हो चुकी थी, लेकिन माँ की आंखों से नींद गायब थी। उसने अन्न का एक दाना नहीं खाया। वो मेज पर रखे श्यामलाल के पुराने रजिस्टर और कलम को देख रही थी। श्याम जी, मैं क्या करूं? मैं तो समझती रही कि रमेश आपके उसूलों पर चल रहा है। आज पता चला कि मेरे इलाज का पैसा ईमानदारी का नहीं था। जिस बेटे पर हमें गर्व था वही गलत रास्ते पर चल पड़ा। मुझे डर लग रहा है, कहीं ये लालच उसे ऐसी राह पर न ले जाए जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाए। तभी रमेश शहर से आ जाता है। आ गया तू? कहां से आ रहा है? किसी गरीब का निवाला छीनकर या अपने पिता की इज्जत का सौदा करके? मैंने सोचा था मेरा बेटा ईमानदारी का पहाड़ है, पर तू तो अंदर से खोखला निकला। गोपाल सब बता कर गया है रमेश। माँ, गोपाल पागल हो गया है। आप उसकी बातों में क्यों आ रही हैं? मैं तो बस दिन रात मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी जिंदगी दे सकूं। ये सब मैंने आपके लिए ही तो किया है। मेरे लिए? इलाज के लिए तूने चोरी की? तेरे पिता ने पूरी जिंदगी इसी कलम से रजिस्टर लिखे, सूखी रोटियां खाई, पर ईमान नहीं बेचा। और तूने उनकी विरासत चंद रुपयों में नीलाम कर दी। जिस अनाज की तूने चोरी की वो भूखे गरीबों का है। अगर पता होता कि मेरी सांसें इस पाप की कमाई से लौटेंगी तो मैं उसी दिन अस्पताल में जहर खाकर मर जाती। माँ की बातें सुनकर रमेश का अपराध बोध अब भयंकर अहंकार में बदल जाता है। हाँ, की है मैंने चोरी, पर आप बताइए माँ, उस ईमानदारी ने हमें दिया ही क्या? जब आप अस्पताल में मौत से लड़ रही थीं, तब बापू की वो पुरानी कलम जान बचाने नहीं आई। मैं पूरे गांव के सामने गिड़गिड़ाया, किसी ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। इस जालिम दुनिया में गरीब की ईमानदारी की कोई कीमत नहीं। यहाँ इज्जत सिर्फ पैसे की होती है, और उस डरपोक गोपाल की मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। दौलत के नशे ने तेरी इंसानियत को मार डाला है रमेश। मैं अंधा नहीं हुआ, मेरी आंखें अब खुली हैं। मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि ये पूरा गांव मेरे पैरों में बैठेगा। आप मुझे जिंदगी जीना मत सिखाइए। रमेश गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने कमरे में जाता है और दरवाजा पूरी ताकत से बंद कर लेता है। उसने आज अपनी अच्छाई और माँ के विश्वास के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। रमेश अब पूरी तरह बदल चुका था। वो महेश की हवेली पहुंचता है और बेखौफ अंदाज में सीधे उसके सामने कुर्सी पर बैठ जाता है। महेश जी, अब तक जो किया वो सिर्फ शुरुआत थी। मेरे पास एक नई योजना है। अब हम दिन के उजाले में ट्रकों के ट्रक बाहर निकालेंगे और रजिस्टर में माल गरीबों के नाम पर बटा दिखेगा। लेकिन इसके लिए मुझे पूरा आधा हिस्सा चाहिए, 50-50। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैं महेश हूं, इस इलाके का सबसे रसूखदार आदमी। तुम मेरे नौकर हो, हिस्सेदार नहीं। मैं कल तक था महेश जी, आज आपकी सबसे बड़ी जरूरत हूं। मेरे बिना आप कोठार का ताला भी नहीं छू सकते। शर्त मंजूर नहीं है तो मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगा। फैसला कर लीजिए, 50-50 या फिर रास्ता अलग। महेश पहली बार रमेश की आंखों में वो खतरनाक लालच देखता है। उसे समझ आ जाता है कि रमेश अब उसके काबू से बाहर है। कुछ दिन बाद लगातार कई महीनों तक बारिश न होने के कारण गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के सामने भूख का संकट खड़ा हो गया। ऐसे समय में पूरे गांव की उम्मीद सिर्फ सरकारी राशन पर टिकी थी, लेकिन कोठार की हकीकत कुछ और ही थी। रमेश, सूखे की वजह से अनाज के दाम आसमान छू रहे हैं।
यही सही मौका है। अगर हमने सारा सरकारी माल शहर में ऊंचे दामों पर बेच दिया तो हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। इंतजाम हो गया है महेश जी। कल रात ही मैंने 100 बोरे शहर भेज दिए हैं। गांव वालों से कहेंगे कि पीछे से राशन कम आया है। लोग भूख से मरते हैं तो मरने दो, हमें अपने मुनाफे से मतलब है। आज हम वो कीमत वसूलेंगे जो इस गांव ने मेरी गरीबी के वक्त मुझसे वसूली थी। कोठार के बाहर भूखे लोगों की लंबी लाइन है। एक बूढ़ा किसान कांपते पैरों से रमेश के सामने आता है। रमेश बाबू, मुझ पर दया करो। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मेरी पोती भूख से बेहोश हो गई है। तुम्हारे पिता देवता समान थे। मुझे बस 1 सेर अनाज दे दो, मेरी बच्ची की जान बच जाएगी। काका, ये रोना कहीं और जाकर रोना। सरकार का खजाना खाली है, पीछे से अनाज नहीं आ रहा तो क्या अपने खून से रोटियां बना दूं? मेरे पिता देवता थे, इसीलिए गरीबी में मरे। नियम सबके लिए बराबर है। अभी यहां से हटो। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा रमेश। तूने एक भूखी बच्ची के पेट पर लात मारी है। ये पाप की कमाई तुझे एक दिन राख कर देगी। बद्दुआओं का रमेश पर कोई असर नहीं होता। वो बाजार में अपनी महंगी मोटरसाइकिल पर आता है, गले में सोने की मोटी चेन पहने हुए। अरे चाय वाले, सबके लिए चाय मेरी तरफ से। देखते हो गांव वालों, कल तक जो लोग मुझे दुत्कारते थे आज वो मेरे आगे सिर झुकाते हैं। आदमी की औकात उसके बैंक खाते से नापी जाती है। मैंने अपनी किस्मत खुद छीनी है। गांव वाले उसकी इस झूठी रईसी और दिखावे को देखकर फुसफुसाने लगते हैं। मगरूर रमेश इस बात से बेखबर था। उसे लग रहा था कि उसने जिंदगी की जंग जीत ली है। राशन की कमी और रमेश की दौलत से गांव वाले भड़क उठते हैं। महेश की हवेली में आज घबराहट का माहौल है। ये तुमने क्या कर दिया रमेश? वो सोने की चेन पहनकर बाजार में घूमना। मुखबिर ने खबर दी है कि गांव वालों ने राशन की कमी की शिकायत सीधे कलेक्टर से कर दी है। शिकायत से क्या होता है? हम अफसरों का मुंह पैसों से बंद कर देंगे। बेवकूफ इंसान। कलेक्टर ने स्पेशल टीम बनाई है जो कल ही गांव पहुंच रही है। वो एक एक रजिस्टर और बोरा चेक करेंगे। अगर उन्हें असलियत पता चल गई तो हम दोनों चक्की पीसेंगे। तुरंत जाओ और सारे पुराने रजिस्टर जला दो। अपने लोगों से कहो अंडरग्राउंड हो जाएं। कोई सबूत नहीं बचना चाहिए रमेश। अगले ही दिन सुबह सुबह पुलिस की कई गाड़ियां गांव में आ पहुंची। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर शर्मा ने कोठार के सभी रिकॉर्ड और अनाज के स्टॉक की जांच शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे महेश और रमेश के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। उन्हें समझ आ चुका था कि अब सच ज्यादा देर तक छिपने वाला नहीं है। देखिए शर्मा जी, हम दोनों समझदार इंसान हैं। आप इतनी दूर चलकर आए हैं तो आपकी इस परेशानी का हर्जाना मैं अपनी जेब से भरने को तैयार हूं। ये सूटकेस रखिए, एक छोटी सी रिपोर्ट बनाइए कि यहां सब कुछ ठीक है और खुशी खुशी लौट जाइए। अपनी ये हरान की दौलत अपने पास ही रख महेश। शर्मा की कलम को खरीदने वाली दौलत आज तक किसी टकसाल में नहीं छपी। तूने इन भूखे किसानों का निवाला छीना है। अब तू ये सूटकेस नहीं, अपनी सलाखों के पीछे कटने वाली रातों की गिनती शुरू कर। साहब, मैं तो सिर्फ एक मामूली इंचार्ज हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरे रजिस्टर बिल्कुल साफ हैं साहब, आप खुद देख लीजिए। रजिस्टर साफ हैं या तेरी नीयत, ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा रमेश। और याद रख, चोर हमेशा अपने पीछे सबूतों का ढेर छोड़कर जाता है। जांच में जले हुए कागजात और महेश की गोदाम के गुप्त रास्तों के सबूत सामने आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सबूत वो इंसान बनता है जिसने बचपन से रमेश का साथ निभाया था।
सबूत तो मिल गए, लेकिन मुझे एक ऐसा गवाह चाहिए जिसने अपनी आंखों से इस सरकारी अनाज को चोरी होते देखा हो। मैं गवाही दूंगा साहब। मैं बताऊंगा इस कोठार का सारा सच। पूरे गांव के सामने गोपाल आगे आता है। गोपाल, तू पागल हो गया है? तू मेरा दोस्त होकर मेरे ही खिलाफ गवाही देगा? तू मेरी पीठ में खंजर घोंप रहा है। मैंने नहीं रमेश, तूने खुद अपने जमीर का गला घोटा है। तू दौलत के नशे में अंधा हो चुका है। मैंने अपनी आंखों से तुझे रात के अंधेरे में गरीबों का अनाज महेश को बेचते देखा है। सच्ची दोस्ती वो नहीं होती जो दोस्त को पाप के दलदल में डूबता देखकर चुप रहे। आज अगर मैं चुप रह गया तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। जांच पूरी होने के तुरंत बाद गांव की पंचायत बैठाई जाती है। गांव वालों की आंखों में रमेश और महेश के लिए गुस्सा धधक रहा है। महेश, तेरी सच्चाई आज पूरे गांव के सामने आ चुकी है। अपने बचाव में कुछ कहना है? सरपंच जी, मुझे फंसाया जा रहा है। असली चोर ये रमेश है। इसी ने मुझे लालच दिया था कि ये अनाज सस्ते में बेचेगा। मुझे क्या पता था कि ये सरकार का है। मास्टरमाइंड मैं नहीं, ये रमेश है। महेश की ये बात सुनकर रमेश सन्न रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम कितने बड़े धोखेबाज हो महेश। तुमने मेरी माँ की बीमारी का फायदा उठाया और आज जब तुम्हारी अपनी गर्दन फंसी तो सारा इल्जाम मुझ पर मढ़ रहे हो। असली चोर यही है सरपंच जी। खामोश रमेश। महेश तो एक लालची व्यापारी है। उससे हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन तू तो हमारे ही घर का बेटा था। तूने अपने उस पिता के नाम पर कालिख पोत दी जिसकी ईमानदारी की कस्में ये गांव खाता था। तूने चंद नोटों के लिए हमारे विश्वास का सौदा कर लिया रमेश। पंचायत का फैसला साफ था। इंस्पेक्टर शर्मा महेश को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। महेश की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। ले जाओ इस महेश को। और रमेश, तुम्हें तुम्हारी इस सरकारी नौकरी से हमेशा के लिए बर्खास्त किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और रमेश, आज से इस गांव ने तेरा पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। कोई भी इंसान तुझसे कोई नाता नहीं रखेगा। तू हमारे गांव के लिए एक कलंक बन चुका है रमेश। चला जा यहां से। गांव वाले रमेश को ताने देने लगते हैं। रमेश सिर झुकाए चुपचाप भीड़ के बीच से गुजरता है। दूर खड़ी उसकी माँ उसे देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन बेटे के लिए गहरी निराशा साफ दिखाई दे रही थी। कुछ साल बाद समय बीतता गया। अपनी गलती की सजा काटने के बाद रमेश अब एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था। धूप में कड़ी मेहनत करते हुए रमेश पसीने से लथपथ था। तभी उसका पुराना दोस्त गोपाल पानी का मटका लेकर उसके पास पहुंचता है। बहुत कड़ी धूप है रमेश। कब तक खुद को इस तरह सजा देता रहेगा? मैं जानता हूं तुझसे गलती हुई थी, लेकिन महेश ने भी तेरी मजबूरी का फायदा उठाया था। अगर उस वक्त तेरी माँ बीमार ना होती तो शायद तू कभी उस रास्ते पर जाता ही नहीं। अब जो हो गया उसे भूल जा। चल मेरे साथ दुकान पर काम कर। नहीं गोपाल, अपनी गलती का बोझ मैं किसी और के सिर पर नहीं डाल सकता। महेश ने मुझे गलत रास्ता जरूर दिखाया था, लेकिन उस पर चलने का फैसला मेरा था। मैंने दौलत कमाने के लालच में अपना जमीर, अपने लोगों का भरोसा और अपने पिता की सीख सब खो दिया। आज इस धूल और पसीने में मुझे वो सुकून मिलता है जो कभी बेईमानी के पैसों में नहीं मिला। गोपाल की बातें रमेश के दिल में गूंजती रहीं। दिन भर की मेहनत के बाद रमेश घर लौटा। वो चुपचाप घर के अंदर गया, जहां उसकी माँ बैठी हुई थी। रमेश बिना कुछ कहे उनके पास जाकर बैठ गया। तभी माँ श्यामलाल की वही पुरानी कलम निकालती है और उसे रमेश के कांपते हाथों में थमा देती है। माँ, मैं इस कलम के लायक नहीं हूँ। मैंने इसे मैला कर दिया था। मुझे माफ कर दो माँ। मैला तो इंसान का मन होता है रमेश। इन सालों में तूने जो पसीना बहाया है
उसने इस कलम की सारी कालिख धो दी है। तूने अपनी गलती मान ली, यही तेरा सबसे बड़ा प्रायश्चित है। आज तू फिर से मुझे मेरे श्यामलाल का बेटा लग रहा है। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसे समझ आ गया था कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि ईमानदारी और लोगों का भरोसा होता है। अपनी सबसे बड़ी गलती से सीख लेकर उसने अपनी खोई हुई विरासत फिर से पाली थी। और इसी के साथ रमेश की कहानी यहीं समाप्त होती है।